हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस पर्यावरण के प्रश्न के बारे में। ये आपके सी टेट, एमपी टेट और यूपी टेट तीनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि तीनों में ही ईवीएस पूछा जाता है। तो इसमें ये आपको अनुमान लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों की तैयारी किस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से दिख पाए। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि प्रॉपर दिख रहा है या नहीं। और लोग लाइव सेशन का भी पूछते हैं, तो मैं वो भी थोड़ा सा आपको मेंशन कर दूं कि यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया रहता है वॉच टाइम का। तो वैसे तो मैंने आज से पहले आपसे कभी नहीं कहा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए और वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन इसमें दो क्राइटेरिया रहता है, एक तो 1000 सब्सक्राइबर का और एक वॉच टाइम का। तो थोड़ा सा अगर हो सके आप लोगों से ज्यादा वीडियो देख लीजिए। जैसे हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये लाइव सेशन होना पॉसिबल हो जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग ओपन हो जाएगी। तो थोड़ा सा अभी हमारा टाइम और रह गया है, मतलब वो क्राइटेरिया कंप्लीट करने में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा थोड़ा वीडियो देख लीजिए, जिससे हमारा जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाए और हम फिर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर सकेंगे। वैसे मैंने अभी तक कहा नहीं है, लेकिन चूंकि अब आप लोग इतने जुड़ चुके हैं, हम लोग सब साथ में इंटरेक्ट करते हैं, तो मुझे लगा कि ये बात आप लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। एक्चुअली एक दिन मैं आपको मैप करवा दूंगी, तो उससे थोड़ा सा आपको क्योंकि मैप वाले जो क्वेश्चंस है ना वो पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको अनुमान लग जाएगा कि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो एक्चुअली स्टेट्स भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं रखते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, गोवा हो गया, गुजरात पूछते हैं, आंध्र प्रदेश है, तो स्टेट्स भी बहुत बार बार घुमा फिरा कर वही आती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो जम्मू कश्मीर है वो नॉर्थ वेस्ट में है और गोवा साउथ वेस्ट में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन विल बी स्लोएस्ट बताना है। और बायलिंगुअल लेकर चलूंगी मैं सेशन को, ताकि दोनों मीडियम स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस आप अपने सजेशंस अच्छे से बता दिया कीजिए कि आप ऐसा कर लीजिए या आपको ऐसा करना चाहिए, तो मुझे भी ठीक लगता है कि आप लोग अपने सजेशंस दे रहे हैं, और जो भी मुझ पर यहाँ बन सकेगा मेरे थ्रू मैं कोशिश जरूर करूंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि एवोपरेशन की जो प्रोसेस होती है, अगर सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों ही कम होंगे तो जो एवोपरेशन की प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस बताना है। तो ये मैपिंग स्किल का काम होता है, चित्रण कौशल का काम होता है। यहाँ पर देखो फैक्चुअल चीजें बहुत सारी पूछी जाएंगी, और ये हमारा क्या है, सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर है, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा। और ये बुक आप लोगों को पता ही है कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है हम वो सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो एनसीएफ 2000 में, ठीक है। फिर है कि विच रीजन हैज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। तो ये भी बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होते हैं वहां पर जो स्थानांतरित खेती है वहां रिवाज होता है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं कि नदी बांधों से उत्पन्न जो जल विद्युत है उसके लिए कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो बांध जो है वो टिकाऊ विकास तो ऐसा तो कभी नहीं होता है कि वो परमानेंट या सस्टेनेबल ग्रोथ को एनकरेज करें। फिर ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है नॉट। थोड़ा सा नॉट को ध्यान दिया कीजिए। फिर अगली बात आती है कि पानी हवा को प्रदूषित नहीं करता। फिर है कि जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, और बांध जो है वो स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करता है। तो ये सारे पॉइंट सही है एक्सेप्ट ए, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था।
नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस के नेम आपको पता ही होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, तो सभी के सब। यहाँ पर मैं एक सजेशन कह सकते हैं आप, सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आप जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ईवीएस जो है वो केवल ईवीएस नहीं है, हम आप सभी को पता है इसमें साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं, सोशल स्टडीज से भी आते हैं, जैसे ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस हैं। तो मैंने पहले भी मेंशन किया था जब बुक्स वगैरह की वीडियो बनाई थी कि 6th 7th 8th की ज्योग्राफी की बुक भी आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि केवल ईवीएस तो नहीं होता है ना, ईवीएस एक पूरा होलिस्टिक मैनर में पढ़ाया जाता है। तो 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी अगर आप चाहते हैं तो वो भी चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको कीजिए, वो सीटेट के लिए बहुत सही है, क्योंकि वहां पर इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन चूंकि ये सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न भी देख सकते हैं, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी भी करके जा सकते हैं। और ये सेशंस चल ही रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए। नेक्स्ट है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां या फिर बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, ये तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। फिर है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो ठंडे रेगिस्तान है वो हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो कलर में चेंज होता जा रहा है। तो जो मथुरा में जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड आपने सुना होगा एसिड रेन के नाम से, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही हैं। अगर बोथ ऑप्शन होता तो हम दोनों की तरफ जाते, लेकिन चूंकि एक ऑप्शन को चूज करना है तो हम सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है। हु बिल्ट द गोलकोंडा फोर्ट, किसने बनवाया, तो ये काकतीय डायनेस्टी ने बनवाया। ये भी बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है। देखिए मैंने कहा ना कि साइंस है, सोशल साइंस है और ईवीएस एनवायरमेंटल पार्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपका ये घनत्व द्रव्यमान वाला प्रश्न आ गया है कि घनत्व अगर 15 ग्राम पर ml और आपका आयतन 3 ml है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपने पढ़ा होगा कि जो डेंसिटी होती है वो वेट और वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्रव्यमान जो होता है वो आयतन और घनत्व का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फिर बात आती है अदिश राशि। तो अ मतलब एब्सेंट देख सकते हैं, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा ना हो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो संवेग, गुरुत्वाकर्षण और भार, इन तीनों में डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन की जरूरत होती है, बट द्रव्यमान में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और ये ध्यान रखना भार और द्रव्यमान अलग अलग है। देखने में हम बोल भी जनरली जब बोलचाल वाली लैंग्वेज यूज होती है या बोलते हैं तो हम उसको सेम मान लेते हैं, बट दे आर डिफरेंट। फिर है एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू। तो अपारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी मतलब इधर आर पार देखना, पारदर्शी, दर्शी मतलब देखना, जिसके आर पार देखा जा सकता है, वो ट्रांसपेरेंट, दैट इज पारदर्शी। बट हमसे पूछा है गुजर नहीं सकती प्रकाश किरण, दैट इज ओपेक, अपारदर्शी। ठीक है। यहां पर फिर नेक्स्ट आता है कि जो पृथ्वी की सतह है तो उस पर भार कितना होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी की सतह पर जितना द्रव्यमान होता है वो चंद्रमा की सतह पर कितना रह जाता है, 1/6 रह जाता है। तो चंद्रमा की सतह पर कितना है, 10 kg है, तो 1/6 रह जाता है चंद्रमा की सतह पर। तो पृथ्वी पर कितना होगा, 6 गुना। तो यहाँ पर 60 kg हो जाएगा अर्थ पर। ये बुक इसलिए भी कराना हो जाता है जरूरी, जैसे अब यहाँ पर 60 kg का नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 9.8 मान लिया है ग्रेविटेशनल को।
लेकिन हम 10 मानेंगे, और हम सबको पता है कि जो अर्थ पर मास होता है और अगर जो मून पर है वो 1/6 रह जाता है, तो 6 गुना ज्यादा होता है पृथ्वी पर, है ना। चलिए नेक्स्ट, और आज के लिए हम लास्ट, क्योंकि हम 15 क्वेश्चंस ही डिस्कस करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करते हैं क्योंकि फिर देखने वाले को भी बोरियत होने लगती है। तो एक विलेय का जो विघटन दर है वो डैश पर निर्भर करता है, तो ऑब्वियसली बात है सरफेस एरिया पर। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था ना कि सरफेस एरिया और अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन की प्रोसेस भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही बात आती है कि जो विघटन दर है वो किस पर निर्भर करेगी, सरफेस एरिया पर। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं शेयर करने के लिए इसीलिए बोलती हूँ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक वीडियो पहुंच जाए, उन लोगों तक सेशंस पहुंच जाए कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग के अगर कुछ भी काम आ सकती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।